वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ रत्ना के साथ। पुरुषोत्तम दास के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अनिकेत और छोटा बेटा समर। बड़ा बेटा अनिकेत, उसी ने इस परिवार का नाम रोशन किया था। विदेश से पढ़ाई कर अपने देश लौटने के बाद उसने गांव में दो बड़ी फैक्ट्रियां खोली। कम समय में ही बहुत नाम और रुपया कमाया। पुरुषोत्तम दास तो अपने बड़े बेटे के गुणगान किए नहीं थकते थे। समर भी भाई के साथ काम संभालने लगा था। समय बीतता गया। अनिकेत 35 साल का हो गया। माँ रूपवती को ब्याह की चिंता सताने लगी उसके। रूपवती ने अपने पति पुरुषोत्तम दास से कहा, अब तो अनिकेत के लिए कोई लड़की देखिए। पुरुषोत्तम दास ने कहा, अनिकेत के लिए ही क्या, हम समर के लिए भी लड़की देखते हैं। दोनों बेटों की शादी एक साथ एक ही मंडप में कर दो, 2 बहुएं घर लाएंगे। जल्द ही अनिकेत ने रत्ना नाम की लड़की को पसंद किया। जहां अनिकेत 35 साल का था, वहीं रत्ना 25 साल की खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की थी। रत्ना के घर में रहते थे उसके भाई भाभी। भाई ने बिना कुछ सोचे समझे ही झट से इस रिश्ते के लिए हाँ भर दी, क्योंकि इतने बड़े खानदान में यूं रिश्ता होना मामूली बात नहीं थी। समर ने माधुरी नाम की लड़की से शादी की। माधुरी दिखने में तो सुंदर थी, पर रत्ना के मुकाबले नहीं। दोनों बहुएं शादी कर घर आ गई। घर में एक रौनक सी आ गई थी। रत्ना और माधुरी में बेहद ही प्रेम था, बिल्कुल सगी बहनों की तरह। रूपवती भी बेहद खुश थी कि उसे ऐसी प्यारी बहुएं मिली हैं। शादी को 1 साल हुआ था कि अनिकेत ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने कारोबार को बढ़ाने का सोच रहा हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि क्यों ना मैं और रत्ना दोनों दुबई चले जाएं। यह सुन पुरुषोत्तम को बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी, पर रूपवती का जरा भी मन नहीं था। रत्ना को भी ये घर छोड़ जाना बहुत बुरा लग रहा था। सबसे ज्यादा दुखी थी तो माधुरी। उसकी प्रिय सखी और जेठानी उससे दूर हो जाएगी। अनिकेत ने समझाया कि दुखी होने की जरूरत नहीं, आजकल तो वीडियो कॉल है, दोनों खूब बातें करना। अनिकेत और रत्ना विदेश चले गए। दिन पे दिन अनिकेत और रत्ना का प्यार गहराता जा रहा था। अनिकेत ने विदेश का सारा कारोबार रत्ना के नाम से शुरू किया। 4 साल बीत गए। अनिकेत ने बहुत नाम और पैसा कमाया। रत्ना एक बेटी की माँ भी बनी। उसकी 1 साल की बेटी थी प्रिया। उधर माधुरी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा यश। रत्ना और माधुरी घंटों फोन पर बातें करती, पर माधुरी के चेहरे की चमक अब फीकी पड़ गई थी। वो उदास सी रहने लगी थी। रत्ना ने कई बार उससे पूछना चाहा, पर माधुरी ने कहा, जीजी, जब तुम इंडिया आओगी ना तब बताऊंगी। रत्ना को इंडिया आए 4 साल हो गए थे। अब उसका मन भी करता कि अपने परिवार से मिले, पर अनिकेत तो जैसे कारोबार में ही खो गया था। रत्ना ने जिद की कि चलो ना, हम इंडिया चलते हैं। अनिकेत ने उसके कहने पर 2 महीने बाद का टिकट बुक करवाया। इंडिया आने में बस 15 दिन ही बाकी थे। उस दिन अनिकेत मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। रत्ना जाने की तैयारियों में लगी थी। वो बहुत ही उत्सुक थी सबसे मिलने के लिए। अचानक ही रत्ना को एक कॉल आया और उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। कॉल पुलिस का था। उन्होंने जल्द ही रत्ना को अस्पताल का नाम बताते हुए वहां आने को कहा। जब रत्ना वहां गई तो उसके होश उड़ गए। अनिकेत की हालत बहुत ही नाजुक थी। अनिकेत ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, रत्ना, अपने और प्रिया के भविष्य की चिंता बिल्कुल भी मत करना। यहाँ का पूरा कारोबार और इंडिया की एक फैक्ट्री मैंने पहले ही तुम दोनों के नाम पर कर दी है, और इतने सालों में मैंने तुम्हें बिजनेस कैसे संभालना है वो भी सिखाया है। अब यहाँ के कारोबार की बागडोर तुम्हारे हाथों में है।
रत्ना ने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा, देखना आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। दरअसल अनिकेत के बहुत से दुश्मन हो गए थे। ये बात वो पहले से जानता था। उसकी जान को खतरा है। उस रात जब वो लौट रहा था तब उस पर किसी ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। रत्ना बहुत देर तक अनिकेत का हाथ थाम अपनी बेटी को गोद में ले बैठी रही। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की अनिकेत को बचाने की, पर उसे बचा न सके। रत्ना का हाल रो रो कर बेहाल था। अनिकेत के घर में भी मातम छा गया था। जल्दबाजी में समीर ने प्लेन के टिकट बुक करना चाहे, पर बड़ी ही मुश्किल से एक ही टिकट मिला। इसलिए उसके पिता ने कहा, तू वहां चला जा। समर दुबई गया। उसने रत्ना और कुछ दोस्तों ने मिल अनिकेत को अंतिम विदाई दी। दुबई में अपने भाई का कारोबार, घर, ऑफिस देख समर की आंखें चौंधिया सी गई। हालांकि उसे अपने भाई के जाने का बहुत गम भी था। 8-10 दिन में सारी फॉर्मेलिटी कर समर और रत्ना इंडिया आ गए। घर में बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। दुबई का कारोबार अभी अनिकेत का मैनेजर संभाल रहा था। रत्ना को फोन के द्वारा सब जानकारी भी दे रहा था। रत्ना मायूसी के सागर में डूबती जा रही थी और इस समय उसका सबसे बड़ा सहारा था उसकी बच्ची। उसके बारे में सोच वो अपने आप को संभालने का प्रयास करती। 1 महीना बीत गया। एक दिन पुरुषोत्तम दास ने माधुरी से कहा, बेटी मैं कुछ काम के सिलसिले में तुम्हारे पिता से मिलने तुम्हारे मायके जा रहा हूँ। यदि तुम उनसे मिलना चाहती हो तो मेरे साथ चल सकती हो। माधुरी को भी मायके गए बहुत समय हो गया था, इसलिए वो अपने ससुर जी के साथ सुबह 6 बजे ही मायके के लिए निकल गई। रूपवती उस दिन दोपहर के 1 बजे के आसपास सत्संग के लिए मंदिर चली गई। समर को भी फैक्ट्री जाना था, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं गया। अब घर में सिर्फ समर और रत्ना ही थे। रत्ना अपने कमरे में बैठी ही थी कि अचानक से उसे दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। रत्ना अपनी बच्ची को जमीन पर खेलते हुए छोड़ समर के कमरे में गई और बोली, क्या हुआ देवर जी? समर ने कहा, कुछ नहीं, सर में बहुत दर्द हो रहा है। रत्ना को ये सुन चिंता हुई तो बोली, मैं दवा दे देती हूँ। रत्ना ने समर को दवा दे दी और फिर समर के कहने पर उसके सर में बाम लगाने लगी। अचानक ही समर ने रत्ना का हाथ थाम लिया। रत्ना ने उसे हैरानी से देखा तो बोला, भाभी आप बहुत अच्छी हैं और खूबसूरत भी हैं, कैसे अकेले एक विधवा का जीवन काटोगी? रत्ना ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? समर ने कहा, आपके भी कुछ अरमान होंगे, मैं आपके सारे अरमान पूरे करूंगा। आपको पति के समान सुख दूंगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। रत्ना को बेहद ही गुस्सा आ रहा था। उसने समर को घूर कर देखा तो उसे उसकी नजरों में बुरी मंशा दिखी। रत्ना कमरे से उठ बाहर चली गई। समर भी पीछे पीछे आया और उसका हाथ पकड़ बोला, यदि सीधे से न माना तो मुझे मनवाना आता है, और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। रत्ना ने एक जोरदार कसकर तमाचा दे मारा तो समर बेहद ही तेज में आ गया और बोला, तेरी ये हिम्मत मुझे ना कहे और मुझ पर हाथ उठाए, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रत्ना बाहर की तरफ चिल्लाते हुए जाने लगी और समर भी पीछे पीछे भागा। दोनों में छीना झपटी होने लगी और रत्ना ने जैसे तैसे मेन डोर खोल लिया। जैसे ही मेन डोर खोला तो सामने रूपवती खड़ी थी। रत्ना बुरी तरह कांप रही थी। रूपवती ने चिल्लाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? रत्ना ने सब कुछ सच कह दिया। इस पर समर ने कहा, माँ गलती मेरी नहीं, इसकी है। ये मेरे पीछे पड़ी है, अब विधवा हो गई ना तो इसके अरमान कैसे पूरे होंगे? रूपवती ने घुरकर रत्ना को देखा तो रत्ना सहम गई और बोली, माँ जी ये झूठ कह रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। रूपवती ने एक जोरदार तमाचा समर को दिया और बोली, मैंने तेरे बारे में बहुत बातें सुनी थी और आज अपनी आंखों से देख भी लिया। तुझे तेरी भाभी के साथ ये सब करते जरा भी शर्म नहीं आई समर? समर गुस्से से तिलमिला सा गया। रूपवती ने कहा, आने दे तेरे बाबूजी को, मैं उन्हें सब बताती हूँ।
समर गुस्से से घर से बाहर चला गया। रात तक ना लौटा। रात को माधुरी और पुरुषोत्तम घर आए। रूपवती और रत्ना ने सारी बातें उन्हें बताई। यह सुन पुरुषोत्तम ने गुस्से से कहा, यह समर कुछ ज्यादा ही निर्लज्ज होता जा रहा है। आने दो इसे, आज घर इसकी अच्छी खबर लेता हूँ। माधुरी यह सब सुन रोने लगी और रत्ना से बोली, इनका बाहर बहुत सी लड़कियों से संबंध है। ये बात मुझे पिछले 3 सालों से पता है, पर ये ऐसा कुछ करेंगे पता नहीं था। पुरुषोत्तम ने रत्ना से कहा, बेटी मेरी हाथ जोड़ विनती है, तू ये बातें किसी से ना कहना, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। और उसके सर पर हाथ रख दिया। रत्ना को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। मन तो किया घर छोड़ चली जाए, पर अपने सास ससुर को देख उसने ये कदम नहीं उठाया। रात को जब समर घर आया तो पुरुषोत्तम ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और चेतावनी दी कि आगे से ऐसा कुछ भी किया या कोई शिकायत मिली तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, और रत्ना से माफी मांगने को भी कहा। समर ने रत्ना से माफी मांगी। रत्ना ने अपने सास ससुर और माधुरी को देख समर को माफ कर दिया और मन ही मन वो बहुत बेचैन थी। उस रात रत्ना को नींद नहीं आई। उसने अपने मैनेजर को कॉल कर कहा कि जल्द ही उसका दुबई का टिकट करवा दे। रत्ना करवट बदलती रही सारी रात। रत्ना सहज ही नहीं हो पा रही थी और उसे माधुरी के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था। रत्ना ने अगले दिन सभी को घर में बताया कि वो 15 दिन बाद दुबई जा रही है, वहां रहकर वहां का कारोबार संभालेगी। रूपवती रत्ना को ना जाने के लिए बहुत मनाने लगी, पर वो नहीं मानी। आखिर पुरुषोत्तम ने कहा, जाने दो इसे, वहां भी किसी ना किसी को कारोबार देखना ही है। उस रात सबने साथ खाना खाया। सब अपने कमरे में जाकर सो गए। रात के 2 बजे के आसपास रत्ना की नींद खुली। उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। उसने जग में देखा तो पानी खत्म हो गया था। वो पानी लेने रसोई में गई कि उसे आंगन में से किसी के बातें करने की आवाज सुनाई दी। वो थोड़ा करीब जाकर सुनने लगी। पुरुषोत्तम ने समर से कहा, तुझे मैंने उससे बात कर समझाने को कहा था, तो तूने ये सब क्यों किया? तुझे सिर्फ उससे प्रॉपर्टी के बारे में बात करना थी। समर ने कहा, आपको क्या लगा बाबूजी, मैं उससे सीधे सीधे कहता सब मेरे और बाबूजी के नाम कर दे तो वो जैसे कर ही देती। पढ़ी लिखी है वो, भाई ने उसे सब बिजनेस करना भी सिखाया है। इतनी आसानी से वो हमें कुछ नहीं देती और ना ही देगी, इसलिए मैंने उसे इस तरह पाना चाहा, पर उसमें भी उसने नखरे दिखाए। अरे भाई ने दुबई में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया और मालकिन उसे बना गया। अरे हमें क्या मिला? उसकी चाकरी, भीख मांगते रहो उसके सामने बस। पुरुषोत्तम ने कहा, तूने ये सब कर सारा मामला बिगाड़ दिया। अब दुबई चली जाएगी वो, तो क्या करेंगे? क्या यूं ही हाथ पर हाथ धर बैठे रहें? और कल को उसने किसी और से शादी कर ली तो फूटी कोड़ी भी हाथ नहीं आनी है। समर ने कहा, बाबूजी एक बात कहूं, घर के पीछे इतनी सारी खाली जमीन पड़ी है, वो किस दिन काम आएगी? बना देते हैं दोनों माँ बेटी की समाधि, काम खत्म। पुरुषोत्तम ने कहा, फिर वही बात, अरे लोग पूछेंगे बहू कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? और माधुरी और रूपवती का क्या? समर ने कहा, रातों रात दोनों को गायब कर देते हैं। जब लोग पूछेंगे तो कह देंगे विदेश अपने किसी यार संग चली गई और वहीं बस गई। और रही बात माधुरी की, तो उसे कैसे चुप रखना है मैं जानता हूँ, और माँ को बद्रीनाथ भेज देते हैं। वैसे भी वे बहुत दिनों से जाने का कह रही है। पुरुषोत्तम ने कहा, तो ऐसा करते हैं, माधुरी को भी माँ के साथ भेज देते हैं, फिर उसे रात के अंधेरे में ठिकाने लगा देते हैं। समर ने कहा, पर जल्द ही ये काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पुरुषोत्तम ने कहा, हाँ होशियारी के साथ, जिससे किसी को कोई शक ना हो, फिर पूरे कारोबार और पैसों पर हमारा अधिकार होगा। रत्ना को जैसे होश आया वो कमरे में गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे उसने पिता समान समझा उसके पीछे ये चेहरा होगा। वो जान गई थी उसे और उसकी बेटी को यहाँ बहुत खतरा है। अब क्या करे? वो बहुत ही बेचैन थी। 2 दिन बाद पुरुषोत्तम ने रूपवती से कहा,
मैंने तुम्हारे और माधुरी बहू के टिकट बुक कर दिए हैं बद्रीनाथ के, तुम दोनों चली जाना। रूपवती ने कहा, अरे पूछना तो था, ऐसे कैसे बिना पूछे? रत्ना बहू का भी टिकट कर देते, वो भी घुमाती। पुरुषोत्तम ने कहा, अब घर की जिम्मेदारी के लिए भी कोई होना चाहिए ना, इसलिए बड़ी बहू यहीं रहेगी। तुम दोनों सास बहू और पोता हो आओ। मन्नत वैसे भी तूने माधुरी के बेटे के लिए मांगी थी, तो उनका जाना जरूरी है। रूपवती और माधुरी जाने की तैयारी में लग गई। 2 दिन बाद दोनों को समर ट्रेन में बैठा आया। पुरुषोत्तम और समर बहुत खुश थे कि प्लान का एक हिस्सा कामयाब हो गया था। रात को खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। रात के 12 बजे के आसपास रत्ना रोज की तरह रसोई में दूध लेने गई और बच्ची और खुद दोनों दूध पी सो गई। 1 घंटे बाद समर ने धीरे से दरवाजा खोला। उसने पहले ही दरवाजे की कुंडी खराब कर दी थी, जिससे रत्ना रूम का दरवाजा ना लगाए। उसने हाथ लगाकर बच्ची और रत्ना को देखा। दोनों गहरी नींद में सो रही थी। समर कमरे से बाहर गया और पुरुषोत्तम से बोला, बाबूजी खोद देते हैं गड्ढा, दोनों चैन से सो रही है। दोनों बाप बेटे ने मिल घर के पीछे गड्ढा खोदा और रत्ना और बच्ची को उठाकर ले गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। समर ने पुरुषोत्तम से कहा, कौन होगा इस समय? पुरुषोत्तम ने कहा, अरे सुबह के 4 बजे हैं, दूध वाला होगा, कभी भी मुंह ऊंचा कर आ जाता है, जा दूध ले ले जाकर। समर ने आंख मसलते हुए दरवाजे को थोड़ा सा खोला और पतीली को आगे बढ़ाते हुए बोला, दे दे भाई दूध, सुबह सुबह आ जाता है नींद खराब करने। अचानक से उसका हाथ किसी ने पकड़कर खींचा। उसने देखा तो सामने पुलिस थी। एक पुलिस वाले ने उसे दबोच लिया और कुछ पुलिस वाले अंदर गए। पुरुषोत्तम और समर हैरान थे कि पुलिस कैसे आ गई। तभी उन्हें माधुरी और रूपवती भी आती दिखाई दी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रत्ना भी उठ बच्ची को ले खड़ी हो गई और बोली, योजना सिर्फ आपको ही बनाना आती है, हमें भी आती है। समर ने प्रश्न भरी निगाहों से देखा तो बोली, सोच रहे हो ना मुझे कैसे पता चला? तो सुनो। उस रात में रसोई में पानी लेने आई और मैंने सब सुन लिया। फिर मैंने यहाँ से भाग जाने का सोचा, पर अगले ही पल विचार आया कि भागकर मैं तुम दोनों से कब तक बचूंगी। फिर मैं पुलिस के पास गई और सब बताया, पर इंस्पेक्टर साहब ने कहा सबूत नहीं है और बिना सबूत के कुछ भी एक्शन ली तो वे दोनों सतर्क हो जाएंगी। फिर मैंने पुलिस के साथ मिल प्लान बनाया और सारी बातें मैंने माधुरी को भी बताई। पहले माधुरी को यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने उससे कहा, तुम माँ जी को ले ट्रेन से उतर जाना और पुलिस स्टेशन पहुंच जाना। दोनों ने ऐसा ही किया। जब हम तीनों खाना खा रहे थे तो बाबूजी ने मुझे बार बार जोर देते हुए कहा, बेटी दूध पी लेना सोने से पहले। तब मैं जान गई जरूर कोई ना कोई बात है दूध में, इसलिए वो दूध में कमरे में तो ले गई, पर मैंने उसे फेंक दिया। फिर सोने का नाटक करने लगी। जब समर कमरे में चेक करने आया और बाहर चला गया, तब मैंने इंस्पेक्टर साहब को मिस कॉल दे दिया और फिर कुछ देर बाद पुलिस आ गई। दौलत के चाह में बाबूजी आप इतने अंधे हो जाएंगे, सोचा न था मैंने। आपको सदा मैंने अपना पिता माना, पर आप तो पिता कहलाने के भी काबिल नहीं है। रूपवती ने कहा, समर तो आवारा था, पर आपको क्या हो गया था जो ये सब किया? यदि आज आंखों से ना देखती तो कभी विश्वास ना करती। माधुरी ने एक तमाचा समर को देते हुए कहा, ये कदम मुझे पहले ही उठा लेना था। जब तुमने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया था तो ये नौबत ही नहीं आती। काश तुम मेरे पति ना होते, या फिर जेठ जी की जगह भगवान तुम्हें उठा लेता तो इतना अफसोस ना होता। रत्ना ने कहा, ले जाइए इन्हें इंस्पेक्टर साहब। तीनों को बहुत दुख था, पर कर भी कह सकते थे। एक लालच ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। पुरुषोत्तम और समर को सजा हुई। रत्ना इंडिया में ही अपनी सास और देवरानी के साथ रह बिजनेस संभालने लगी। माधुरी और रूपवती ने अपने पतियों को तलाक दे दिया। तीनों बहुत खुश थी। रत्ना ने माधुरी की शादी जल्द ही एक अच्छा लड़का देख करवा दी और अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा उसे भी दिया। रूपवती चाहती थी कि रत्ना भी शादी कर ले, पर रत्ना ने कहा नहीं।
अब अनिकेत के अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं आ सकता। रूपवती ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं मानी। रूपवती के लिए अब रत्ना और माधुरी बेटी समान थी, और रत्ना और माधुरी के लिए रूपवती अब सास नहीं, माँ समान थी। पुरुषोत्तम और समर को एहसास था कि लालच कर उन्होंने अच्छा नहीं किया। वो जान गए थे, षड्यंत्र रचकर कभी कुछ हासिल नहीं होता सिवाय पछतावे के। कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।